हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी की मॉडल प्रैक्टिस सेट थर्ड को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने पहला और दूसरा भी कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए को। अब पार्ट ए यहाँ पर दिया गया है डायरेक्शन 1 से लेकर के 4 तक, जिसमें बताया गया है नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है उन शब्द का जो अंडरलाइन किया गया है। तो आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है, यानी सिनोनिम्स बताना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, दे विल नॉट एडमिट द चिल्ड्रेन अंडर 14। दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 14। आपको एडमिट का यहाँ पर नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी एक्सेप्ट। अगला प्रश्न सेकंड नंबर दिया गया, द ज्वेल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम। यहाँ पर स्टोलन का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी इम्बेजल्ड। अगला प्रश्न तीसरा नंबर दिया गया कि द सोल्जर शोड एन एग्जाम्पलरी करेज। आपको एग्जाम्पलरी का नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। ऑप्शन दे रखा है सामने, इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी आइडियल। अगला प्रश्न चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया, दे सर्व फ्रूट्स आफ्टर द डिनर। दे सर्व फ्रूट्स आफ्टर द डिनर। सर्व्ड का यहाँ पर नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है। तो बताइए सर्व का नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑफर्ड। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर डायरेक्शन में दिया गया है 5 से लेकर के 8 तक, जिसमें ब्लैंक स्पेस को फिलअप करना है दिए गए ऑप्शनों में से, वो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में फिलअप करना है। तो चलिए पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर दिया गया कि आई डो नॉट थिंक ही विल एवर, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस, द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। तो बताइए यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। ऑप्शन दिए गए गेट बाई, गेट ऑफ, गेट थ्रू या फिर गेट ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी गेट ओवर। आई डो नॉट थिंक ही विल एवर गेट ओवर द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। इसी तरीके से अगला प्रश्न 6 नंबर दिया गया है, इट इज़ नो यूज़ इन क्राइंग ओवर। उसके बाद दिया गया यहाँ पर खाली स्थान यानी ब्लैंक स्पेस। तो बताइए ऑप्शन दिया गया है स्पॉइल्ड मिल्क, स्प्लिटेड मिल्क या फिर स्प्लिट मिल्क या फिर स्पिल्ट मिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। अब 7 नंबर यहाँ पर दिया गया, यू मस्ट गो टू द स्टेशन नाउ योर ब्रदर, फिर उसके बाद दिया गया खाली स्थान, गो जस्ट येट एज हिज ट्रेन लिव्स आफ्टर 3 आवर्स। तो आपको बताना है दिए गए यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या फिलअप किया होगा। तो ऑप्शन दिया गया शुड नॉट, मस्ट नॉट, वुड नॉट या फिर नीड नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नीड नॉट। यू मस्ट गो टू द स्टेशन नाउ योर ब्रदर नीड नॉट गो जस्ट येट हिज ट्रेन लीव्स आफ्टर 3 आवर्स। इसका अगला प्रश्न 8वां नंबर दिया गया, एवरी रश ड्राइवर बिकम्स, फिर ब्लैंक स्पेस ए किलर। आपको बताना है यहाँ पर क्या फिलअप होगा। ऑप्शन दिया गया श्योर, रेकलेस या फिर पोटेंशियल या फिर पावरफुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पोटेंशियल। एवरी रश ड्राइवर बिकम्स पोटेंशियल ए किलर। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, जिसमें 9 नंबर दिया गया 9 से 12 तक, जिसमें आपको अपोजिट इन मीनिंग बताना है उन अंडरलाइन वर्ड्स का। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्या दिया गया है। 9 नंबर यहाँ पर दिया गया है, इट कुड नॉट हैव बीन एक्सपेक्टेड दैट विथ सच ए बेंट ऑफ माइंड ऑफ द पीपल देयर शुड हैव बीन मच एक्टिविटी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द फिजिकल साइंस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बताना है एक्टिविटी का यहाँ पर अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें डल, डोरमेंट, इंडोलेंस या फिर आइडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिविटी का अपोजिट इन मीनिंग ऑप्शन नंबर 3 यानी इंडोलेंस। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर। अब 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है, इंडियन कल्चर हैज़ बीन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ऑफ ए पेकुलियर कास्ट एंड मोड। तो बताना है यहाँ पर पेकुलियर का क्या होगा मीनिंग, वो भी अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कॉमन। पेकुलियर का यहाँ पर अपोजिट इन मीनिंग हो जाएगा कॉमन। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर यहाँ पर दिया गया, द प्रिंसेस चार्मिंग वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टुडे।
ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इंचेंटिंग, हाइप्नोटिक, रिपल्सिव या फिर फैसिनेटिंग। तो बताइए चार्मिंग का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी रिपल्सिव। इसके बाद 12 नंबर यहाँ पर दिया गया है मैकबेथ इज एन एबोमिनेबल फिगर। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से एबोमिनेबल का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव हो जाएगा एबोमिनेबल का अपोजिट इन मीनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया 13 से लेकर के 16 तक कि गिवन बिलो आर सम इडियम एंड फ्रेजेज फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग टू ईच। चूज द रिस्पॉन्स 1 2 3 और 4 विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेज का मीनिंग बताना है। तो ए हॉट पोटैटो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, तो इसका क्या होगा मीनिंग? ऑप्शन दिए गए एट इज टू रिलीज व्हेन इट इज़ हॉट। सेकंड दिया गया है ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन गैदरिंग। एंड थर्ड दिया गया है एन इश्यू विच इज़ डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल। उसके बाद चौथा यहाँ पर दिया गया द वे ऑफ थिंकिंग व्हाट समवन इज थिंकिंग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर ए हॉट पोटैटो का क्या होगा मीनिंग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इश्यू विच इज डिस्प्यूटेड एंड कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि यू स्नोज यू लूज। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से इसका मीनिंग क्या होगा। पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डोंट टेक इट लाइटली, डोंट बी ओवर एंथुसियास्टिक एंड डोंट हेजिटेट टू डू इट। एंड डी नंबर दिया है डोंट बी पेसिमिस्टिक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी डोंट टेक इट लाइटली। अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पर दिया गया आई डोंट बाई इट। इसका मीनिंग क्या होगा? आई डोंट बाई इट। पहला ऑप्शन है आई डोंट बिलीव इट, दूसरा है आई हैव नो मनी, तीसरा है आई समराइज इट और चौथा है आई डोंट नीड इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी आई डोंट बिलीव इट। अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर यहाँ पर दिया गया कि माई टू सेंट्स। माई टू सेंट्स का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा? तो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर माई मनी, माई ओपिनियन, माई डिसीजन, माई एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी माई ओपिनियन। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। अब 17 नंबर यहाँ पर दिया गया 17 से 20 तक डायरेक्शन दिया गया जिसमें एरर फाइंड करना है पार्ट में, यानी 1 2 3 4 करके पार्ट दिया गया है। आपको उसमें एरर फाइंड करना है, अगर एरर है तो, अगर एरर नहीं है तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर का क्या होगा। 17 नंबर यहाँ पर दिया गया द लीजेंडरी हीरो लेट डाउन हिज प्रीसियस लाइफ फॉर आवर कंट्री, नो एरर। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नो एरर। इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि आवर गार्डनर विच इज़ वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल्स दिस ईयर। तो बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। आवर गार्डनर विच इज़ वेरी लेजी सेज दैट देयर विल बी नो एप्पल दिस ईयर, नो एरर। तो बताइए किसमें एरर है। तो इसमें एरर होगा पार्ट 1 में। पार्ट 1 में यहाँ पर एरर होगा क्योंकि यहाँ पर आवर गार्डनर विच के जगह पर हु लगना चाहिए। हु इज़ वेरी लेजी, ठीक है। हु एक पर्सन के लिए लगता है, विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, इसीलिए विच ना होकर के हु लगेगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 19 नंबर दिया गया जिसमें आपको एरर फाइंड करना है। व्हेन आई आस्क्ड द गेस्ट व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक शी रिप्लाइड दैट शी प्रेफर्ड कॉफ़ी मच मोर देन टी, नो एरर। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 3 में एरर है। कहाँ पर एरर है? तो प्रेफर्ड के जगह पर क्या होना चाहिए? प्रेफर ही होना चाहिए, केवल और केवल प्रेफर होना चाहिए। प्रेफर कॉफ़ी मच मोर देन टी। इसी तरीके से अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया है। नो सोनर डिड आई रीच देयर देन द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद दियर पेरेंट्स, नो एरर। तो बताइए इसमें किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर जो एरर होगा वो पार्ट 1 में एरर होगा क्योंकि रीच डी की जगह पर क्या होने चाहिए? रीच होना चाहिए, केवल और केवल रीच होना चाहिए। तो यहाँ पर सही होगा नो सूनर डिड आई रीच देयर देन द चिल्ड्रन लेफ्ट द प्लेस विद देयर पेरेंट्स, नो एरर। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर पार्ट बी में देखते हैं। इसके बाद पार्ट बी में 21 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारत के पहले मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन MOX का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है गुरुग्राम, दूसरा है नोएडा, तीसरा इलाहाबाद और चौथा है बेंगलुरु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न 22 नंबर। 17वीं और आरंभिक 18वीं शताब्दी निम्नलिखित जाट किसान नेताओं के बारे में विचार कीजिए। पहला दिया गया है बदन सिंह, राजा राम जाट,
गोखला जाट या फिर चूड़ामन जाट। यहाँ पर 4 दिया गया है। अब बताना है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त नेताओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर सही कालक्रम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी पहले CDAB, यानी गोखला जाट, फिर उसके बाद चूड़ामन जाट, फिर उसके बाद बदन सिंह, फिर उसके बाद राजाराम जाट। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। इसी तरीके से अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया गया किसी अधिवक्ता को जिसने किसी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, या फिर दूसरा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो, या फिर तीसरा भारत में राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता को, या फिर चौथा किसी व्यक्ति को जो कम से कम 15 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, वह होगा तीसरा नंबर, यानी भारत के राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता को। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 24 नंबर। अब 24 नंबर यहाँ पर दिया गया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था। तो बताइए किसकी संस्तुति पर गठित किया गया था। ऑप्शन दिया गया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरवाला समिति, कृपलानी समिति, या फिर संथानम समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी संथानम समिति की संस्तुति पर गठित किया गया था। अगला प्रश्न 25 नंबर। अब 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है जीलैंडिया क्या है। तो आपको पता है ना जीलैंडिया क्या है। ऑप्शन दिया गया न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैत्री पहल, दूसरा दिया गया नया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था, तीसरा दिया गया प्लूटो के पास एक नई आकाशगंगा मिली, और चौथा दिया गया हिम युग के स्तनधारियों के अवशेष। तो बताइए जीलैंडिया क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नया महाद्वीप जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। अगला प्रश्न 26 नंबर दिया गया है कि यहाँ पर शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है इसका उद्देश्य आवश्यक शहरी क्षेत्र के सुधारों के लिए राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। दूसरा दिया गया कि इसे पुनर्निर्माण और विकास IBRD के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक से धन प्राप्त होता है। तो बताना है गलत कथन का चयन करें। आपको गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें से कौन सा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी गलत कथन नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं ऑप्शन। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निमोनिया के साथ निमोकोकल संयुग्म टीका PCV निम्नलिखित में से किसके खिलाफ प्रभावी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया खसरा, मेनिंजाइटिस, जीका वायरस, या फिर पीला बुखार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मेनिंजाइटिस। अगला प्रश्न 28 नंबर दिया गया है कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है। ऑप्शन दिया गया केन नदी, बेतवा नदी, या फिर भागीरथी नदी, या फिर सतलुज नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भागीरथी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर दिया गया कि शाहपुर कंडी बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित होगा। तो बताना है शाहपुर कंडी बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित होगा। पहला दिया गया सतलुज, ब्यास, या फिर रावी, या फिर चिनाब नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रावी नदी। अगला प्रश्न 30 नंबर दिया गया है कि इनमें से किसने अपने सहयोगियों को सचेत किया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और यह वैसी ब्रिटिश योजना बना रही है ब्रिटिश जैसा होते हुए देखना चाहते हैं। तो बताना है यहाँ पर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सोमनाथ लाहिड़ी, BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या फिर BN राव। तो बताना है किसने सचेत किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 यानी सोमनाथ लाहिड़ी। इसी तरीके से अगला प्रश्न 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवास को प्रोत्साहित करने वाला है। तो ऑप्शन दिया गया प्राकृतिक आपदा, उच्च मजदूरी, या फिर आवास की कमी, या फिर निम्न आय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उच्च मजदूरी। अगला प्रश्न 32 नंबर दिया गया कि कैथोड किरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। दूसरा दिया गया इन किरणों को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जाता है और यह गैसों की आयनीकृत कर सकते हैं। तो अब बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 ही यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। इसी तरीके से अगला प्रश्न 33 नंबर दिया गया है कि जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पारित किया है
तो यह किसके गठन के कारण दूधिया हो जाता है? ऑप्शन दिया गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम सल्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो बताइए किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अगला प्रश्न 34 नंबर। अब 34 नंबर यहाँ पर दिया गया कि विडाल परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन टाइफाइड, दूसरा है एड्स या फिर सिफिलिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल परीक्षण। अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर यहाँ पर दिया गया कि यदि किसी गैस का आयतन 27% पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप तक गर्म किया जाए कि पुनः मूल आयतन प्राप्त कर सके? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि 327 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस या फिर 54 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 327 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न 36 नंबर दिया गया है कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट PFMS में भारत में सार्वजनिक वित्त में सुधार करने की भारी संभावना है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है इसमें से पहला कथन यहाँ पर दिया गया है भारत में सार्वजनिक वित्त में सुधार के लिए आर्थिक मामलों के विभाग और नीति आयोग द्वारा संयुक्त रूप से PFMS लागू किया जा रहा है। इसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए सभी लेन देन भुगतान को आच्छादित करने और सभी मंत्रालयों को आच्छादित करने के लिए पहले से ही सार्वभौमिक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ऊपर दिए गए जो दो कथन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल सेकंड ही यहाँ पर सही है। केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए सभी लेन देन भुगतान को आच्छादित करने और सभी मंत्रालयों को आच्छादित करने के लिए पहले से ही सार्वभौमिक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 37 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के लिए गैर ऋण रसीदों का हिस्सा है? पहला दिया गया बाजार उधार, दूसरा है विनिवेश रसीदें या फिर तीसरा है ऋण की वसूली। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, विनिवेश रसीदें और ऋण की वसूली। अगला प्रश्न 38 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा फ्लोटिंग रेट बांड को परिभाषित करता है? तो बताना है कौन सबसे अच्छा फ्लोटिंग रेट बांड को परिभाषित करता है। पहला दिया गया एक ब्याज दर के साथ एक बांड और अलग ब्याज दर बांड की तुलना में बेहतर लाभ है। दूसरा दिया गया है एक ब्याज दर के साथ एक बांड और अलग ब्याज दर बांड की तुलना में कम लाभ है। तीसरा दिया गया एक अलग ब्याज दर के साथ एक बांड और निश्चित ब्याज दर बांड की तुलना में बेहतर लाभ है। और चौथा है एक अलग ब्याज दर वाला बांड और निश्चित ब्याज दर बांड की तुलना में कम लाभ है। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि फ्लोटिंग रेट बांड को परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी एक अलग ब्याज दर वाला बांड और निश्चित ब्याज दर बांड की तुलना में कम लाभ है। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। अब 39 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 281 और आगे किसकी आत्मकथा है? तो बताना है 281 और आगे किसकी आत्मकथा है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण और तीसरा है MS धोनी और चौथा है विराट कोहली। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 281 और आगे जो है वो VVS लक्ष्मण की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। अब 40 नंबर यहाँ पर दिया गया कि हाल के दिनों में भारत में सोने का आयात बढ़ रहा है। भारत द्वारा सोने का बहुत अधिक आयात प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है व्यापार संतुलन, चालू खाता शेष राशि या फिर पूंजी खाता शेष राशि। तो बताना है भारत द्वारा सोने के बहुत अधिक आयात प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी केवल 1 और 2 को यहाँ पर प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है व्यापार संतुलन, चालू खाता शेष राशि। यानी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल 1 और 2। इसका अगला प्रश्न 41 नंबर दिया गया है कि सरकार ने हाल ही में रणनीतिक बिक्री के लिए PSU का कुछ हिस्सा बेचने और राष्ट्रीय निवेश कोष NIF में उच्चतम सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। NIF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह निधि भारत के समेकित निधि का हिस्सा है। और दूसरा दिया गया है निधि के आय का उपयोग केवल चयनित केंद्रीय सामाजिक कल्याण योजना के लिए किया जाना था। आपको सही कथन चुन करना। तो अब आपको सही कथन यहाँ पर चुनना है। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, दोनों में से कोई सही नहीं है।
इसी तरीके से यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न 42 नंबर देखते हैं कि मध्यस्थता के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को देश में व्यावसायिक परिस्थितियों में आसानी लाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता CIA के लिए अपना पहला केंद्र खोला है। तो बताना है कहाँ पर खोला है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। तो बताइए किसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी नई दिल्ली में CIA खोला है पहला केंद्र। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, भारतीय राज्यों के लिए ब्रिटिश भारतीय सरकार के घेरे की नीति ने मांग की। तो कौन सी मांग की। पहला यहाँ पर दिया गया भारत में ब्रिटिश सरकार पर राज्यों की निर्भरता की स्थिति को कम करें। दूसरा दिया गया शक्तिशाली राज्य बनाएं और अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उन्हें प्रभावी करें। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल पहला यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। अब 44 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक समूहों में समृद्ध और अभिजात वर्गों के मुकाबले शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व रखा गया था। इसका उद्देश्य था। तो इसका क्या उद्देश्य था। पहला ऑप्शन दिया गया है भारतीय कल्याण, दूसरा है प्रशासन के साथ भारतीयों का सहयोग, और तीसरा है जमींदारों के हितों की रक्षा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताना है यहाँ पर क्या उद्देश्य रखा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भारतीय कल्याण। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ के लिए तात्कालिक कारण क्या था। तो बताना है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ के लिए तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर यहाँ पर दिया गया है 1930 से 32 की 3 गोल में सम्मेलनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन है ये भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित सम्मेलनों की एक श्रृंखला है। दूसरा दिया गया है मई 1930 में साइमन कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द्वारा सिफारिश के अनुसार उन्हें आयोजित किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा कथन जो दिए गए दोनों कथन में से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त में से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 47 नंबर देखते हैं। पुनः संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताइए पुनः संधि क्या था। पहला यहाँ पर दिया गया यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता था। दूसरा दिया गया यह पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर BR अम्बेडकर और अन्य दलित नेताओं के द्वारा गांधी के आमरण अनशन को तोड़ने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। और तीसरा यहाँ पर दिया गया मैकडॉनल्ड्स अवार्ड को रद्द करने के लिए। तो बताना है ऊपर दिए गए कथन में कौन कौन कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 48 नंबर दिया गया है कि CO2 के 1 मोल में होते हैं तो कितने परमाणु होते हैं, ये आपको बताने हैं CO2 के 1 मोल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 6 × 10⁻23 CO2 परमाणु। अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर यहाँ पर दिया गया है ब्राउजर अनुप्रयोगों को समझने के लिए, फिर उसके बाद खाली स्थान को डिजाइन किया गया ताकि टेक्स्ट, इमेज आदि को डिस्प्ले किया जा सके। तो किसको डिजाइन किया गया। ऑप्शन दिए गए HTML, हाइपरलिंक, कंप्यूटर्स या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी HTML को डिजाइन किया गया। अगला प्रश्न 50 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद या फिर विषय भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची को समवर्ती सूची से संबंधित है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा पद या विषय। पहला दिया गया यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, दूसरा है वन, तीसरा एक्सचेंज और चौथा है कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर यहाँ पर दिया गया खाली स्थान के बाद सरकारी निकायों को नेटवर्क आधार और शासन समर्थन उपलब्ध करा रहा है। तो बताना है कौन उपलब्ध करा रहा है। पहला ऑप्शन है NIC, नेस्कॉम या फिर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी NIC। इसके बाद अगला प्रश्न 52 नंबर दिया गया कि जनसंख्या वृद्धि की गणना में निम्नलिखित में से कौन कारकों पर विचार किया जाता है। पहला यहाँ पर दिया गया मौत, दूसरा है जन्म, तीसरा है प्रवासन और चौथा है औद्योगिकरण, और यहाँ पर 5वां दिया गया भूमि नीति। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मौत, जन्म और प्रवासन जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। तो केवल यहाँ पर 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की। तो किसकी सिफारिश की।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की। अगला प्रश्न 54 नंबर दिया गया कि जब लोकसभा भंग हो जाती है, तो यहाँ पर पहला कथन दिया गया है राज्यसभा द्वारा पारित बिल समाप्त नहीं होता। दूसरा कथन दिया गया राज्यसभा में लंबित एक बिल और लोकसभा द्वारा पारित बिल समाप्त नहीं होता है। तो कौन सा कथन इसमें से करेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल सेकंड ही यहाँ पर सही है। राज्यसभा में लंबित एक बिल और लोकसभा द्वारा पारित बिल समाप्त नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर की भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो बताना है यहाँ पर 6ठी अनुसूची में 4 राज्य कौन कौन से हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 56 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक तंत्र प्रावधान राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर पहला दिया गया वित्त आयोग, दूसरा है सीएजी का कार्यालय और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो बताना है प्रतिबंधित करता है किसको। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर चुनना है दिए गए यहाँ पर ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से अगला प्रश्न 57 नंबर देखते हैं। अब 57 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि पॉलिसी कट मोशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, यह उस अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रस्तावित व्यय में प्रभावित हो सकता है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन यहाँ पर दिया गया है, यह बताता है कि मांग की मात्रा 1 हो गई है। तीसरा दिया गया, सदस्य वैकल्पिक नीति का भी समर्थन कर सकते हैं। तो बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। अगला प्रश्न 58 नंबर दिया गया है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया, रियो अर्थ शिखर सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना की गई थी। दूसरा दिया गया है, यहाँ पर ग्रह के सबसे बड़े पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए GEF भागीदारों के साथ काम करता है। और तीसरा यहाँ पर दिया गया, हालांकि यह औपचारिक रूप से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा नहीं है, लेकिन यह कुछ देशों में प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन का समर्थन करता है। तो बताना है कौन सा कथन ऊपर जो दिए गए हैं वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों कथन जो है वो सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न 59 नंबर दिया गया है कि कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया, कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कार्बनिक खाद्य पदार्थों के निर्यात के विनियमन को देखरेख करता है। उसके बाद दूसरा दिया गया, प्राधिकरण सिद्धांत रूप में एक स्वायत्त निकाय है लेकिन कृषि मंत्रालय की निगरानी के तहत कार्य करता है। तो बताना है दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई कथन यहाँ पर सही नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 60 नंबर दिया गया है कि फंसे कार्बन के बारे में निम्नलिखित बयान पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, यह जीवाश्म ईंधन ऊर्जा संसाधनों को संदर्भित करता है जो दिए गए कार्बन बजट में अप्रयुक्त रहेंगे। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, फंसे हुए कार्बन का प्रमुख निहितार्थ विशाल कोयले के भंडार वाले देशों पर होगा। तो अब आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जीव घास के मैदानों में रहता है। यह असम में मुख्य रूप से मानस वन्यजीव अभयारण्य और बोर्नडी वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। दूसरा दिया गया, चूसने वाला जूं इस पर परजीवी है। और तीसरा दिया गया, यह IUCN द्वारा गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध है। तो बताना है उपयुक्त कथन किस जीव से संबंधित है। तो बताइए इसमें से किस जीव से संबंधित है तीनों के तीनों कथन। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पैग्मी होग। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर यहाँ पर दिया गया कि वायुमंडल में इन गैसों की बहुतायत को सही क्रम क्या है। बहुतायत का सही क्रम बताना है।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तब मीथेन, तब लास्ट में हाइड्रोजन। इसके बाद अगला प्रश्न 63 नंबर यहाँ पर दिया गया है, नृत्य से संबंधित राज्यों में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो यहाँ पर आपको कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बरी गीत। बरी गीत ओडिशा से नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश से है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि खरीफ सीजन काफ़ी हद तक उत्तर पूर्व मानसून के साथ मेल खाता है, और दूसरा दिया गया खरीफ सीजन के दौरान उष्णकटिबंधीय फसलें उगाई जाती हैं। तो अब बताना है आपको कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। इसके बाद यहाँ पर 65 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है कि झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज है। इसके बाद दूसरा दिया गया कोयला मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय युग अर्थात गोंडवाना और तृतीयक जमाओं के चट्टान अनुक्रमों में होता है। तीसरा दिया गया कोरबा कोयला खान छत्तीसगढ़ में है। तो अब आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के सभी जो कथन हैं वो सही है। पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 66 नंबर। अगला प्रश्न 66 नंबर दिया गया है, सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम जमा 1000 से कम करके कितना कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 250 रुपया कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर की राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी अनिल स्वरूप समिति। अगला प्रश्न देखते हैं 68 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गांधी द ईयर्स द चेंज द वर्ल्ड 1914-1948 लिखी है। तब आपको बताना है यहाँ पर गांधी द ईयर्स द चेंज द वर्ल्ड 1914 से 1948 लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रामचंद्र गुहा ने लिखी है। अगला प्रश्न 69 नंबर देखते हैं, इनमें से कोई भी नहीं पर निर्णय देने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को एक विभिन्न अंग के रूप में गोपनीयता का अधिकार रखा था। गोपनीयता का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो बताना है किस आर्टिकल के तहत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अनुच्छेद 19 के तहत। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर यहाँ पर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 तलाक की धार्मिक पवित्रता को खारिज कर दिया है। तो किस मामले में 3 तलाक को खारिज कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सैरा बानो केस में। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 71 नंबर दिया गया है कि हाल ही में अनुच्छेद 371A समाचार में बहुत अधिक देखा गया था। अनुच्छेद संबंधित है तो किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी SEZ में औद्योगिक समूहों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर। 72 नंबर यहाँ पर दिया गया, इंटरनेट को बनाने वाला कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन पानी के नीचे की केबलों और खाली स्थान द्वारा जुड़ा होता है। तो किसके द्वारा जुड़ा होता है। तो ऑप्शन दिया गया ईमेल, ई पुस्तकें, पब्लिक टेलीफोन बूथ या फिर उपग्रहों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपग्रहों द्वारा जुड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 73 नंबर यहाँ पर दिया गया है, 1917 के अगस्त घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया यहाँ पर, यह घोषणा जिम्मेदार सरकार के बारे में बात करती है। दूसरा दिया गया, इस घोषणा के मुताबिक ब्रिटिश सरकार की नीति प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों के सहयोग को बढ़ाने का था। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा यहाँ पर जो कथन है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न 74 नंबर देखते हैं, जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रमों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला यहाँ पर दिया गया, केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर दिया गया, कम से कम 1/4 मुस्लिम मंत्री के बिना कोई कैबिनेट नहीं बनना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर दिया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकारों के लिए प्रावधान। तो बताना है इसमें से कौन कौन कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल और केवल पहला ही यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर दिया गया है कि साइमन कमीशन सिफारिश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। पहला कथन दिया गया है कि यह एक संघीय संविधान होगा। दूसरा कथन है, प्रांतों को कानून सहित पूर्ण स्वायत्तता नहीं दी जानी चाहिए। और तीसरा दिया गया, भारत सरकार का उच्च न्यायालय पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी यह एक संघीय संविधान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल पहला। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर। अब 76 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संयुक्त प्रबंधन परिषद के कार्यों के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संयुक्त प्रबंधन परिषद के कार्यों के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। दूसरा दिया गया उत्पादकता में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए उचित उपायों को बढ़ावा देना। और तीसरा दिया गया है आपसी समझ और विश्वास निर्माण को बढ़ावा देना। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न 77 नंबर दिया गया है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 में कितने से अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को शिशु गृह स्थापना की बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 50 या 50 से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के तहत निम्नलिखित में से किसके संबंध में दंडात्मक प्रावधान किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पर समान मजदूरी नियम का उल्लंघन करके भर्ती करता है तब दंडात्मक प्रावधान किया गया है। और दूसरा दिया गया वेतन में लिंग के आधार पर भेदभाव करता है तब। और तीसरा दिया गया है किसी भी प्रकार की लिंग भेदभाव करता है तब। और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। इसी तरीके से अगला प्रश्न 79 नंबर देखते हैं। बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया इसमें खतरनाक व्यवसायों की संख्या को 83 से घटाकर 3 कर दी गई है। इसके बाद दूसरा दिया गया है, दूसरा है यहाँ पर बी नंबर की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी 2016 को कानून का समर्थन किया था। तो अब बताना यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी केवल और केवल ए ही सही है। यानी इसमें खतरनाक व्यवसायों की संख्या को 83 से घटाकर 3 कर दी गई है। केवल और केवल ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर यहाँ पर दिया गया कि बजट 2016 से 17 के में भविष्य निधि योजना में किए गए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय पेंशन योजना की तर्ज पर अब PF से 40% से अधिक निकासी पर कर देना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर दिया गया इसमें योगदान देने वाले सदस्य अपनी जमा राशियों को कभी भी निकाल सकते हैं। तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, यानी केवल और केवल राष्ट्रीय पेंशन योजना की तर्ज पर अब PF से 40% से अधिक की निकासी पर कर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केवल ए। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर। 81 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि श्रम संघ अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत श्रम संघ के सदस्यों को निम्नलिखित में किन मामलों में छूट दी जाती है। तो किन मामलों में छूट दी जाती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया किसी संविदा या करार के संबंध में। दूसरा दिया गया व्यापार घाटा संबंधी के संबंध में। तीसरा दिया गया रोजगार में हस्तक्षेप के संबंध में। और चौथा है उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर यहाँ पर दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRPY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया इसे नियोक्ताओं को प्रोत्साहित एवं नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विकसित की गई है। दूसरा दिया गया इसके तहत भारत सरकार नए रोजगार के लिए नियोक्ता की EPF अंशदान का 8.33% भुगतान करेगी। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और बी दोनों ही यहाँ पर कथन जो है वो सही हैं। पहला और दूसरा यहाँ पर दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 83 नंबर दिया गया है कि PP वाडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है यह एक मजदूर नेता थे जिन्होंने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की। दूसरा दिया गया इन्होंने न्यू इंडिया नामक पत्र का संपादन किया। तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन में से न तो ए और न ही बी, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। भारत का प्रथम आधुनिक ढंग से गठित श्रमिक संघ कौन था। आधुनिक ढंग से गठित श्रमिक संघ कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी मद्रास लेबर यूनियन। अगला प्रश्न 85 नंबर दिया गया कि उपदान भुगतान अधिनियम के अंतर्गत किन परिस्थितियों में कर्मचारी को उपदान का भुगतान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसकी सेवानिवृत्ति, दूसरा दिया गया उनकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफा, तीसरा दिया गया यहाँ पर दुर्घटना या बीमारी के कारण उसकी मौत या विकलांगता पर, और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न 86 नंबर दिया गया है कि डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, यह योजना 1 अगस्त 1976 से लागू हुआ। दूसरा दिया गया, यह एक अंशदान आधारित योजना है जिसमें कर्मचारी की ओर से नियोजक के अंशदान करना होगा और सरकार को नियोजक द्वारा देय अंशदान की राशि स्वयं जमा करेगी। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही यहाँ पर कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर की भविष्य अंश निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, भविष्य अंश निधि से कर्मकार ऋण ले सकता है और आसान किस्तों में उसको भुगतान करता रहेगा। दूसरा कथन देखते हैं, दूसरा कथन बी नंबर दिया गया है कि इस निधि के खाते में से कर्मकार कभी भी धन की निकासी कर सकता है। तो अब बताना है आपको कौन सा कथन इसमें से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर की भारत में ठेका श्रम विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी 1970 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर की कारखाना अधिनियम 1948 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया, किसी वयस्क कामगार से किसी कारखाने में दिन 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। दूसरा दिया गया, जहाँ कोई कामगार इससे अधिक कार्य करता है वह समयोपरि कार्य के संबंध में अपनी मजदूरी का दुगने दर का हकदार होगा। तो अब बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर दिया गया है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किसके द्वारा की गई। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मानवेंद्र नाथ राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न दिया गया 91 नंबर की सामूहिक सौदेबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया, यह औद्योगिक विवाद 1948 के अंतर्गत विवाद सुलझाने की एक मशीनरी है। दूसरा कथन दिया गया, संघ द्वारा की जाने वाली सामूहिक सौदेबाजी से केवल उसके सदस्य ही नहीं बल्कि ऐसे कर्मकार भी लाभान्वित होंगे जो संघ के सदस्य नहीं हैं। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल और केवल बी ही यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी केवल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर यहाँ पर दिया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत हाल ही में किए गए संशोधनों से सही कथन का चुनाव करें। तो इसका पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं के द्वारा भुगतान की जाने वाली अंशदान की दरों को घटाकर 4% कर दिया है। और दूसरा यहाँ पर दिया गया, चरणबद्ध तरीके से ESI लाभार्थियों के लिए एक स्वास्थ्य पासबुक पेश की गई है। तो अब बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही इस योजना के तहत ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों कथन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 93 नंबर देखते हैं, चिंता से मुक्ति नामक मोबाइल ऐप की शुरुआत किस संस्था द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा, कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा। अगला प्रश्न 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर यहाँ पर दिया गया, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत हाल ही में किए गए संशोधनों से ही कथन का चुनाव करें। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, इस योजना के तहत अब गैर बीमित व्यक्ति को चिकित्सा लाभ प्रदान किया जा रहा है। दूसरा दिया गया, इसके तहत OPD परामर्श के लिए उन्हें 10 रुपये और IPD के लिए CGHS पैकेज दरों का 25% भुगतान करना होगा। तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 यानी 1 और 2 यहाँ दोनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर की निम्नलिखित में से किसे भारत की औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में औद्योगिक संबंध के रूप में माना गया है। पहला दिया गया, परिवाद निवारण प्रक्रिया का संपूर्ण वैधानिक विधि। दूसरा यहाँ पर दिया गया है सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया। तीसरा दिया गया विवाद सुलझाने की मशीनरी और चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका अगला प्रश्न 96 नंबर दिया गया, एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, किस समय तैयार किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न 97 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर की तलपट के लिए भीतर दिया गया अदत्त वेतन दिखाया जाएगा।
तो आपको बताना है कहाँ दिखाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3 यानी आर्थिक चिट्ठे की दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। अब 99 नंबर यहाँ पर दिया गया फीफो और लीफो मूल्यांकन विधियाँ हैं, तो किसकी मूल्यांकन विधियाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी निर्गमित कच्चे सामग्री की। अगला प्रश्न 100 नंबर यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी विक्रय की लागत माइनस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय बराबर प्रारंभिक स्टॉक। ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि समीकरण सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 101 नंबर। 101 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेचक का नहीं है? तो बताना है अंकेचक का नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 2 यानी लेखा पुस्तकों को लिखना, ये अंकेचक का नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 102 नंबर। इनमें से कौन सी संपत्ति अस्थायी संपत्ति नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया भवन, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है रोकड़ और चौथा है मशीनरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रोकड़। अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर। अब 103 नंबर यहाँ पर दिया गया कि दो लगातार सामान्य सभाओं के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना हो सकता है? तो समय अंतराल बताना है, अधिकतम समय अंतराल दो लगातार सामान्य सभाओं के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 15 महीने। अगला प्रश्न 104 नंबर यहाँ पर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस के द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके इन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। तो बताना है किसके द्वारा हम संप्रतीकों को बोल्ड, इटैलिक या दोनों करके उन्हें विशिष्ट बना सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया आकार, दूसरा है फॉन्ट का रंग, तीसरा है प्रभाव या फिर फॉन्ट शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फॉन्ट शैली का प्रयोग करके। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है, यथा बोल्ड, इटैलिक या फिर अंडरलाइन आदि। तो बताना है कौन कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा है मेन्यू बार, तीसरा है फॉर्मेटिंग टूल बार और चौथा है स्टेटस बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी स्टेटस बार। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 106 नंबर दिया गया है कि 3 मित्र टॉम, डिक और जेरी हैं। टॉम की आयु डिक और जेरी की आयु के योग का 11 सही 1/9% है और उन तीनों की आयु के वर्ग का योग 184 वर्ष है और डिक एवं जेरी की आयु का अनुपात 1:2 है। तो अब बताना है टॉम, डिक और जेरी की आयु का योग कितना होगा? पहला ऑप्शन है 15 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष और चौथा है 48 वर्ष। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अपना हल निकाल सकते हैं, तो इसका हल कीजिए और उसके बाद करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि 20 वर्ष ही आपका आना चाहिए। टॉम, डिक और जेरी की आयु का योग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 107 नंबर दिया गया, किसी निश्चित राशि पर 12 सही 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है, तो ब्याज की दर याद कीजिए। तो आपको ब्याज की दर याद करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 5% प्रति वर्ष, दूसरा दिया गया 6% प्रति वर्ष, तीसरा दिया गया 7% प्रति वर्ष और चौथा दिया गया 8% प्रति वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए 6% प्रति वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं 108 नंबर। 108 नंबर यहाँ पर दिया गया कि 8 रुपये कीमत वाले 10 किलोग्राम गेहूँ को 10 रुपये वाले 15 किलो गेहूँ के साथ मिलाया जाता है। संपूर्ण मिश्रण का औसत कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो बताइए 8 रुपये कीमत वाले 10 किलोग्राम गेहूं को 10 रुपये वाले 15 किलो गेहूं के साथ मिलाया जाता है, तो संपूर्ण मिश्रण की औसत कीमत कितनी होगी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 9.5 रुपये प्रति किलो, दूसरा दिया गया 9.2 रुपये प्रति किलो, तीसरा है 7.5 रुपये प्रति किलो और चौथा है 8.5 रुपये प्रति किलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 9.2 रुपये प्रति किलो। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर। अब 109 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक लौह स्तंभ का कुछ भाग समवृत्ताकार बेलन के रूप में है और शेष भाग समवृत्ताकार शंकु के रूप में है। बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है और शंकु भाग की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लोहे का भार 9 ग्राम है तो लौह स्तंभ का लगभग भार किलोग्राम में बताइए। तो आपको किलोग्राम में बताना है लौह स्तंभ का लगभग भार। पहला ऑप्शन है 110 किलोग्राम, दूसरा है 105 किलोग्राम और तीसरा है 102 किलोग्राम और चौथा है 109 किलोग्राम। तो बताइए, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 105 किलोग्राम। 105 किलोग्राम आना चाहिए। आप लोग हल करके अपना देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। 110 नंबर यहाँ पर दिया गया है, एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्री को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं और लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? तो उन 4 लड़कों का औसत भार बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। पहला दिया गया है 112 किलोग्राम, दूसरा 108 किलोग्राम, तीसरा है 110 किलोग्राम और चौथा है 98 किलोग्राम। तो 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 110 किलोग्राम। अपना चेक कर सकते हैं आंसर। इसका अगला प्रश्न 111 नंबर दिया गया है कि रस्तोगी और गुप्ता अपनी स्थिर दरों पर 7 काम करते हुए 3 घंटों में एक एसी लगा सकते हैं। यदि रस्तोगी अपनी गति दोगुनी कर दे तो दोनों मिलकर अपनी दरों पर काम करते हुए 2 घंटे में एक एसी लगा सकते हैं। रस्तोगी के अकेले एक एसी लगाने में कितना समय लगेगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 6 घंटे। 6 घंटे आएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है और यहाँ पर दिया गया यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 9 अधिक होगी। इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? यानी टोटल विद्यार्थी स्टूडेंटों की संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए और लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 9 अधिक होगी। तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो इसका हल बताइए जल्दी से, इसका क्या होगा आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 70 आनी चाहिए कुल विद्यार्थियों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं 113 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 113 नंबर दिया गया है, सुमित एक आयताकार मैदान के चारों ओर विकर्ण की दिशा में चल सकता है। उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और मैदान की लंबाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सुमित ने एक कोने से चलना शुरू किया और 1 घंटे में विकर्ण की ओर चलते हुए दूसरे कोने पर पहुंचा। उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बताइए उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 15 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है 10 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है 12 किलोमीटर स्क्वायर और चौथा है 25 किलोमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 12 किलोमीटर स्क्वायर। इसका अगला प्रश्न 114 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि चावल की कीमत में 20% कमी एक व्यक्ति को 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया, 1.25 रुपया और 2.25 रुपया। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 रुपये 25 पैसा। अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर की एक घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस घन का आयतन क्या होगा? यानी वॉल्यूम बताना है, क्षेत्रफल अगर दिया हो तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न देखते हैं 116 नंबर। एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y³ - 1 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर रेलगाड़ी द्वारा घंटा यहाँ पर दिया गया, टाइम दिया गया है और दूरी दी गई है, तो आपको चाल ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 25y² + 5y + 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखते हैं 117 नंबर। 117 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक महीने के पिछले 6 दिन के तापमान का औसत 41 डिग्री सेल्सियस था और उसी महीने के पहले 5 दिन के तापमान का योग 201 डिग्री सेल्सियस था। उस महीने के छठे दिन का तापमान कितना होगा ये आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसको हल कीजिए। यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर औसत दिया गया 41 डिग्री सेल्सियस पहले 6 दिन का और यहाँ पर पिछले 5 दिन का 201 डिग्री सेल्सियस योग दिया गया है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 45 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। इसके बाद 118 नंबर यहाँ पर दिया गया कि एक लड़का और एक लड़की एक पार्क में खेल रहे हैं। लड़की के नाना की इकलौती बेटी लड़के के पिता की बहन है।
तो लड़का लड़की से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए पिता, दादा, बेटा या फिर ममेरा भाई। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ममेरा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर की। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। प्रश्न आकृति आपके सामने है। यहाँ पर दर्पण दिया गया और आपको इसका प्रतिबिंब बनाना है दिए गए उत्तर आकृतियों में से। तो यहाँ पर उत्तर आकृति दी गई है, तो इसका उत्तर आकृति में से पहला करेक्ट हो जाएगा जो कि प्रतिबिंब होगा। इसका अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर 120 नंबर दिया गया है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। तो यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं गायक, संगीतकार और व्यापारी। तो अब आपको यहाँ पर आरेख चुनना है जो इनका सही निरूपण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।